की थी उसी तरह चली। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो ये रहा कि इस बार जो है गढ़चिरौली जो है चर्चा या केंद्र के है कि चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, गढ़चिरौली को काफ़ी फोकस किया। आमतौर पर हम नक्सल प्रभावित वो क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है, उसको लेकर इतने सालों में चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब से सुरजागढ़ आया है, सुरजागढ़ में जो आयरन ओर मिला है तो अच्छी क्वालिटी का, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का, उसके बाद से जिस तरह का वहाँ पे निवेश करना शुरू किया है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, उद्योगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उसे भारत का अगला स्टील हब बता दिया है। तो इस तरह के तमाम चर्चे हुए। एक प्रमुख मुद्दा ये भी रहा कि घोसी खुर्द जो है इतने सदियों माफ करेगा, दशकों से चल रहा है उसकी चर्चा, वो कब कंप्लीट होगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज कहा कि जल्द ही वो शुरू हो जाएगा। और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं। प्रमुखता जो ये रहा कि कृषि प्रधान होने के कारण सोयाबीन को जो रेट है जो सरकार ने घोषित किया था, माफ करेगा, चुनाव के समय जो घोषणा हुई थी कि 6,000 का हम रेट देंगे, उसको लेकर जो है विपक्ष ने सवाल उठाए। इसी के साथ साथ जैसा सर ने कहा कि परभणी और बीड़ का मुद्दा भी था, कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम जो सारी चीज़ें हुई। ओवरऑल अगर हम 6 के 6 दिन का अगर कामकाज देखें तो ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहा चला। कई नई सरकार है, नया सत्ता पक्ष की नई पूर्ण बहुमत के साथ है, विपक्ष थोड़ा कमज़ोर है। कई ऐसे नेता हैं, वक्ता हैं जो इस बार चुनाव में हार गए, उसका भी एक असर जो है देखने के लिए मिलता है। सत्ता पक्ष में मंत्रियों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, कौन सा मंत्री किस पर जवाब देगा ये भी किसी को पता नहीं। परसों की ही बात है कि कुछ शिक्षा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विधेयक जो पेश हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर, तो जो पुराने हमारे उच्च शिक्षण मंत्री थे चंद्रकांत दादा पाटिल, वो सदन के अंदर थोड़ी कुछ मिनटों की ये हो गई कि मैं पेश करूं कि मुख्यमंत्री पेश करेंगे कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार पेश करेंगे। तो इस तरह की जो अगर स्पष्टता आ जाती है, मंत्रिमंडल का विस्तार, विभागों का उसमें नहीं दिया जाना, एक भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि एक अच्छा संदेश नहीं गया है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, उम्मीद है कि काम अच्छा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें विदर्भ को लेकर तो इसे हम एक एवरेज वाला ही कह सकते हैं कामकाज जो हुआ है। इरशाद भाई, आपके पास आऊँगा कि मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रियों को उनके विभागों का निपटारा नहीं हुआ। विपक्ष भी जो है लगातार इस बात को जो है वो उठाता रहा है। इसके पीछे वो राजनीतिक वजहें बता रहा है कि विभागों के आवंटन को लेके किसी तरीके से जो है वो तालमेल बराबर नहीं है, या नाना पटोले जैसे नेता भी हैं जो प्रदेशाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि फडणवीस खुद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते थे, इसलिए वो इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो नेताओं के द्वारा कही भी गई, और एक तरीके से विपक्ष विदर्भ के लिहाज से इस अधिवेशन में जो कुछ कामकाज हुआ, सरकार ने अपने तरफ से कामकाजों को गिनाया, लेकिन बहुत प्रभावी कामकाज हुआ हो या कुछ बहुत ज़्यादा इससे निकला हो, वो नहीं होता हुआ जो है वो स्थिति जो है उसको बता रहे हैं। लेकिन मंत्रियों के विभागों का आवंटन अगर हो जाता और उसके बाद में ये सत्र होता तो आपको लगता है कि बहुत व्यापक असर पड़ता। हालांकि ये भी था कि प्रश्नोत्तर पहले ही नहीं था, ये तो तय था कार्यक्रम में, इसलिए सवालों का जवाब देना मतलब मंत्री एक तरीके से किसी विभाग का मंत्री बाध्य हो ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी। तो मंत्रियों का अगर आवंटन, उनके खातों का अगर आवंटन हो जाता तो और बेहतर काम हो सकता था, ऐसा क्या कहा जा सकता है? हां, निश्चितच खाते वाटप जर झालं असतं तर संबंधित मंत्री त्या सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतो. पण यावेळेस खाते वाटप झालेलं नव्हतं, कारण की आपण पाहतो की जेव्हा गठबंधन की सरकार होती है, 3 पक्ष एक साथ आते, 4 पक्ष आते, तो उसमें त्यात कोणाला कोणतं खातं द्यावं याच्यात नाराजी असते, रुसवे फुगवे या सगळ्या गोष्टी येतात. कारण की आधी तर मंत्रिपदाचं वाटप याच्यात रुसवे फुगवे झाले, त्यातही आता गृहमंत्रीपद कोणाला मिळावं, भाजपाचं असं वाटतं की ते आमच्याकडे राहावं. पण मागच्या वेळेस उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे ते गृहमंत्रीपद होतं, त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार जर असतील तर अजित पवारांकडे अर्थ खातं आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गृह खातं राहावं अशी त्यांची इच्छा आहे. पण भाजपासुद्धा गृह खातं सोडायला तयार नाही आहे. असे अनेक विषय असतात प्रत्येक मंत्रिपदासाठी. पण यावेळेस आपण एक बघितलं की खाते वाटप झालेलं नसलं तरी जे मंत्री, जे आमदार निवडून आलेले आहेत की जे पुन्हा मंत्री झालेले आहेत आणि ज्यांच्याकडे मागच्या वेळेस जी खाती होती तर त्या संबंधित मंत्र्यांनी त्या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आपण बघितलं. इवन 3 दिवसांपूर्वी आपण बघितलं की एका विशिष्ट प्रश्नावर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी पण संसदीय कार्यमंत्री यांचं उत्तर देतील असं ते बोलले. नंतर नाना
पटोलेंनी हा विषय काढला की तुमचं खाते वाटप झालेलं आहे का, आम्हाला झालं असेल तर आम्हालाही सांगा. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की नाही, तो मागच्या वर्षीचा होता, तो मला जरा सवय आहे त्या गोष्टीची. त्याच्यावरून एक लक्षात येते की जे आधी होते मंत्री आणि जे आहे सभागृहात त्यांना त्या विषयाची जबाबदारी आपण दिलेली आहे. आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्वेसर्वा ठरत आहे असं म्हणण्यापेक्षा मुख्यमंत्री म्हणून किंवा टीमचे कॅप्टन म्हणून ती त्यांची जबाबदारी आहे. म्हणजे काहीही आलं आणि ते सगळे सक्षम आहेत, प्रत्येक विषयांचा त्यांचा अभ्यास आहे. आणि त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याला, एखादा मंत्री नवीन असेल, त्या विभागाशी संबंधित प्रश्न असेल, खाते वाटप तर झालेलं नाही पण तरी मंत्र्यांना उत्तर ते द्यावं लागते. तर तिथे मुख्यमंत्री समोर आले आणि त्यांनी त्यांचा अभ्यास त्याच्यात असल्यामुळे त्यांनी तो उत्तर दिलेला. पण कई ऐसे विषयों में भी ये देखा गया कि जो फडणवीस हैं, वो जो मंत्री हैं, खाते वाटप भले ही ना हुआ, लेकिन अगर उनकी वो किसी तरीके से अड़चन में आए हों या जो कामकाज है, सदन का कामकाज, उसके विरुद्ध में अगर कोई चीज़ें जा रही है तो खुद सीएम उठे हैं और फिर उन्होंने बहुत हद तक संभालने की कोशिश की. जैसे कि एक तो कैबिनेट मंत्री का ही एक उदाहरण था कि वो खुद ही हाउस में खड़े होकर मांग करने लगे एक विशिष्ट चीज़ को लेकर. तो फिर फडणवीस ने ये कहा भी कि अभी ये मंत्री बने हैं, इसकी अभी जानियो इन्हें नहीं आई है, मंत्री फ्लोर पे जो है इस तरीके से मांग नहीं कर सकता है अपनी तरफ से. तो इस तरीके से सारी स्थितियां और परिस्थितियां रही. फिर भी एक ये है कि विदर्भ के लिहाज से इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं, सामान्य मान सकते हैं, या विपक्ष जिस तरीके से बातें कह रहा है उस तरीके से इस अधिवेशन को देखा जा सकता है. क्योंकि मुख्यमंत्री ने बहुत हद तक 7 दिन के 6 दिन के अधिवेशन की जो कालावधि है सुनिश्चित हुई है, उसको लेकर अपने तर्क दिए, अपनी बातें रखी. उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल के बाद में जो नई सरकार चुन के आती है और उसका जो पहला अधिवेशन होता है, उसका कामकाज जो है, उसके कामकाज का समय छोटा ही रहता है. ये तय समय से चला हुआ आ रहा है. और उन्होंने ये भी कहा एक सवाल के जवाब में कि देश की किसी भी विधानसभा से ज़्यादा जो कामकाज है वो उनकी सरकार ने जो है वो किया हुआ है, उसका संसदीय कामकाज. खाते वाटप झालेलं नसलं आणि मुख्यमंत्री त्याचं उत्तर देत असेल, आपण एक सर्व मानतो की एक आपल्या जिल्ह्याचे मुख्यमंत्री आहे, त्याचा एक गर्व आहे. पण पत्रकार म्हणून सांगतो की त्यांचा अनुभव आणि ते ट्रबल शूटर म्हणून ओळखले जातात. म्हणजे कोणतीही जर अडचण आली तर सर्वात आधी जो व्यक्ती असतो, म्हणजे इव्हन उपमुख्यमंत्री असतानाही शिंदे यांचं कशा पद्धतीने त्यांनी बचाव केला हे आपण बघितलेलं आहे. की शिंदे यांना जर शिंदेंना त्या विषयाचा थोडीशी माहिती नसेल तर तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी उभं होऊन त्या प्रश्नाची उत्तरं दिलेली आहे. आणि दुसरं, विरोधी पक्षातही जे बोलणारे लोक होते, आपले बाळासाहेब थोरात असतील, पृथ्वीराज चव्हाण असतील, हे काही मोठी नावं होती, जी अभ्यासू नावं होती, ते काही नावं कमी झालेली आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षसुद्धा या पद्धतीने सरकारला संख्याबळ कमी असलं तरी घेरू शकला असता. ते यावेळेस दिसलं नाही. आणि विदर्भाचा तुम्ही प्रश्न विचारला की आता अधिवेशनाचा कालावधीच कमी असल्यामुळे आणि कमी कालावधीत जास्तीत जास्त काम यांना करायची अपेक्षा होती विदर्भातील लोकांना. मात्र धुळे, परभणी किंवा अमित शहा यांचा विषय असेल, नीलकमलचा विषय असेल, या सर्व बाबींवर वेळ जास्त गेला आणि सभागृहातही विदर्भाच्या प्रश्नावर त्या पद्धतीने विरोधकांनी विषय कमी मांडले हे तर म्हणावं लागेल आपण. पण तरी 6 दिवसात जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. लेकिन विपक्ष जो है वो कमज़ोर हुआ है, ऐसी स्थिति दिखाई दी इस अधिवेशन के दौरान. विपक्ष कमज़ोर हुआ है, देखो संख्याबल से तो विपक्ष वैसे भी कमज़ोर है. विरोधी पक्षनेता अजून झालेला नाही आहे. त्यामुळे संख्याबळ विपक्षांचं कमी आहे. 20, 16 आणि 10 ह्या सगळ्यांची मिळूनही तुम्हाला माहिती असेल की ते एका विशिष्ट पक्षापर्यंत जाऊ शकत नाही आहे. त्यामुळे सत्ताधारी सध्या जोरात आहेत. त्यामुळे त्यांना माहिती आहे की विपक्ष तो कमज़ोर है ही. पण तरी अपेक्षा आहे लोकांना की विपक्ष कमजोर हो, फिर भी जास्तीत जास्त ते प्रश्न जे आहे विदर्भाचे, इथलं होतं तर विदर्भाचे प्रश्न जास्तीत जास्त मांडले जावेत. पायऱ्यांवर आंदोलन धानासंदर्भात असेल, सोयाबीन संदर्भात असेल, कापशी संदर्भात असेल किंवा सिंचनाचा विषय असतील, रोजगाराचा विषय असेल, या विषयावर विरोधकांनी आक्रमक जास्त व्हायला हवं होतं, ही अपेक्षा होती लोकांची. इतर जे मुद्दे सध्या चालू ज्याचे आहेत, बीड, परभणी किंवा अमित शहा, हे व्हायला पाहिजे. एक मुद्दा राहा, ईव्हीएमचाही मुद्दा होता. पण ईव्हीएमचा मुद्दा असेल किंवा अमित शहाचा मुद्दा असेल, अमित शहा यांनी जे वक्तव्य केलं त्याच्यावर सत्ताधाऱ्यांनी शिवसेनेकडून आणि भाजपाकडूनही काउंटर आंदोलनं झाली. त्यामुळे त्यांचा विषय तेवढा काही हा ठरला नाही विरोधकांचा. तो इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा शीतकालीन अधिवेशन के दौरान कामकाज रहा. 6 दिनों का ये अधिवेशन था. अब अधिवेशन जो है वो समाप्त हो गया है. सबसे बड़ी जो निगाहें थी वो ये थी कि शीतकालीन अधिवेशन जो है वो नागपुर में हो रहा है, तो ऐसे में विदर्भ को या नागपुर को क्या मिलता है. तो सरकार की ओर से ये कोशिश हुई कि
सदन को जो है कार्रवाई को जो है वो चलाया जाए और सरकार की जो ज़रूरी कामकाज थे वो तो जो हैं उनसे एक तरीके से निपटाया ही गया। 17 विधेयक जो हैं वो पेश किए गए, मुख्यमंत्री ने खुद और उप मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में जो है उसे बताया। शीतकालीन चूंकि पहला ये अधिवेशन था सरकार के गठन के बाद में, इसके मद्देनज़र सबकी निगाहें जो हैं वो न केवल सरकार की भूमिका पर बल्कि विपक्ष की भूमिका पर भी लगी हुई थी। तो जिस तरीके से हर अधिवेशन के दौरान स्थिति दिखाई देती है, चाहे वो मुंबई में अधिवेशन हो या शीतकालीन अधिवेशन में हो, पक्ष और विपक्ष का जो टकराव है वो जो है वो दिखाई देती है। कई बातें ये भी कही गई कि जो 3 गठबंधन दल हैं महायुति में, उनमें कहीं ना कहीं जो है सामंजस्य बराबर नहीं है। लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने जब इन तीनों दलों के प्रमुख नेता रहे तो उनका जो हाव भाव और स्थितियाँ परिस्थितियाँ दिखाई दी, उसमें बहुत हद तक यही दिखाने की या प्रदर्शित करने की, परिलक्षित करने की कोशिश हुई कि सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। भले ही विभागों के आवंटन को लेकर किसी तरीके की आपसी खींचतान रही हो, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। कुछ नाराज़गियाँ जो है वो सामने आई, जैसे कुछ जो राज्य में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, कि जिन्हें मंत्री बनने की अपेक्षा थी और जो लंबे समय से मंत्रिमंडल में सरकारों के अपनी अपनी पार्टी की सरकारों के मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। हालांकि ये बहुत चौंकाने वाली स्थिति रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाराज़गियाँ जो हैं और जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नियंत्रित होते हुए दिखाई दी। तो इस तरीके से 6 दिवसीय ये अधिवेशन था, कामकाज था। सबकी निगाहें राज्य भर की नागपुर में थी, नागपुर में पूरी की पूरी सरकार थी और एक तरीके से अधिवेशन के दौरान में उपराजधानी जो नागपुर है उसको राजधानी का ही मान जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा कामकाज रहा और इसी कामकाज का जो है जायज़ा हमने हमारी इस बातचीत के माध्यम से लेने का प्रयास किया। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे जो हैं वो मेरे सहयोगी थे अतुल गवई, मैं दिव्येश द्विवेदी। अब हमें और हमारी टीम को अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप लगातार विदर्भ की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए बने रहिए यूसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। वही जो हो सही। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़, खबर वही जो हो सही।